एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत करता हूं। और ये जो सीरीज चल रही है हमारा लेबर लॉ से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से रिलेटेड जो सीरीज मैंने शुरू की है, उसमें एक और वीडियो आज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो कि बेस्ड है ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू लेबर कोड्स। लेबर कोड्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। जो 4 लेबर कोड थे उनको मैंने ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्हीं 4 लेबर कोड में कुछ इश्यूज भी हैं, उन इश्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, कुछ और जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो और आप जेन्युइनली एक सीट चाहते हो, एक सिलेक्शन चाहते हो, तो एक शेड्यूल मैंने स्टार्ट किया है। डेली मैं बताता हूँ, डे 1 से लेकर लास्ट तक मैं कवर करूंगा। उसमें हर दिन मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है आपको। वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, वो जरूरी है। और फॉलो कर सको, सिलेक्शन लेना हो तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सपोज आज तो मैंने तीसरा दिन है, तीसरे दिन का मैंने सिलेबस दिया हुआ है पढ़ने के लिए, और आप लेट हो जाते हो तो कोई बात नहीं, आप डे 1 से स्टार्ट करना। एंड ऑफ कोर्स आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कवर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। इशूज यहाँ पे देख रहे हो, ये कीवर्ड है। जो हमारे लेबर कोड्स आए हैं ना, उसमें कुछ इशूज हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज। कोई बात नहीं, बड़े आसानी से डिस्कस कर लेंगे। पहला यहाँ पॉइंट दिख रहा है इशू से रिलेटेड, वो है डिफिनीशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब देखो, ये जो बिल आया है ना, इस बिल में जो मेजर प्रॉब्लम है इस बिल में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका यही है कि गवर्नमेंट को बोल दिया गया तीनों लॉ के लिए, चाहे वो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हो, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, या फिर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड उससे रिलेटेड जो हेल्थ वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो कोड है, उसमें तीनों केस में जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बोला गया है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो टर्म आया है, उसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। वो किसके लिए? सीपीएसयू के लिए। सीपीएसयू क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसको बोलते हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब वैसी अंडरटेकिंग्स जैसे कि भेल एक सेंट्रल पीएसयू है। गेल सेल, ये सब जो भी महारत्न मिनी रत्न जो कंपनियां हैं, भेल गेल सेल, ये सब सीपीएसयू कही जाती हैं। इसमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो बोला गया है टर्म्स में, जो कोड मैंने पढ़ाया वहां पे मैंने बोला था आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, उसमें बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब इशू क्या आ रहा है, क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन इशू तब आ रहा है जब स्टेक उसका, जब गवर्नमेंट का स्टेक लेस देन 50% हो रहा है, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसकी सोल अथॉरिटी या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी। अब इसको समझो थोड़ा डिटेल में। होता क्या है कि मान लो एक कंपनी है सीपीएसयू, मान लो एक कंपनी है सीपीएसयू, एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी मान लो। ठीक है, और यहाँ पे पहले सरकार का जो स्टेक था वो मोर देन 50% था। तो ये ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज में आपका 50% से ज्यादा अंडरटेकिंग रहेगा तो आप उसका सोल अथॉरिटी तो रहोगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें बोला गया कि अगर लेस देन 50% भी हो जाता है, लेस देन 50% मतलब आपके हाथ में 50% से भी कम माल है, उसका टोटल ऑनरशिप आपका जो है स्टेक है वो 50% से भी कम हो जाता है, तब भी आप उसके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहोगे। ये गलत बात है। क्यों भाई? क्यों अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो गवर्नमेंट के ऊपर? ये एक बड़ा इशू है इसका। ठीक है, नंबर 2 बात करेंगे। नंबर 2 है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टू गवर्नमेंट। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टू गवर्नमेंट। अब देखो होता क्या है कि अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मेरा एक सीरीज है, पढ़ लेना, कोई बात नहीं। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी मैंने पढ़ाई है, पूरा कंप्लीट सीरीज है। पॉलिटी के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा कि जो भी लॉ बनते हैं वो कौन बनाता है? वो लेजिस्लेचर बनाता है। लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर बनाता है। ब्रॉड उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्टूर है, वो मतलब प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, प्रिंसिपल डिसाइड करने का पावर किसके पास होता है? तो लेजिस्लेचर के पास होता है। लेजिस्लेचर प्रिंसिपल डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन कुछ और भी पावर्स होते हैं, जैसे रूल मेकिंग पावर। रूल, अब आपको पता चल गया कि ये लॉ आ गया, उसमें रिलेटेड आपको रूल भी बनाना है
आपको उससे रिलेटेड जो भी रूल है वो तैयार करना है, वो काम करती है एग्जीक्यूटिव वो रूल तैयार करती है थ्रू ब्यूरोक्रेसी जो होते हैं हमारे बड़े बड़े अधिकारी आईएएस वगैरह, वो उसका ब्रॉडर उसको मतलब गाइडलाइंस लेके आते हैं, रूल बना देते हैं उस पर। एक एक्ट आया, उसका रूल कौन बनाएगा? तो ब्यूरोक्रेसी। लेकिन इस पार्टिकुलर जो इसका टर्म है, जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वो डिटरमाइन करने का पावर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें इस बिल में पार्टिकुलर ये जो तीनों चारों कोड आए हैं, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं पावर ज्यादा दे रखा है ब्यूरोक्रेसी को, मतलब कि गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव ही ब्यूरोक्रेसी होती है और गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है ब्यूरोक्रेसी। तो देखो, लेजिस्लेचर में एक प्रोसीजर होता है किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और नॉट ओनली गवर्नमेंट बैठती है उसमें, सभी लोग, वो चाहे अपोजिशन पार्टी का एमपी क्यों ना हो, वो भी बैठता है उसमें, ठीक है। तो वो लेजिस्लेचर में बैठ के वो लॉ बनाते हैं, लेकिन उसके रूल्स फर्दर जो भी मतलब गाइडलाइंस, रूल्स और इमीडिएट इफेक्ट करवाने के लिए उसके लिए जो भी प्रोसीजर है वो गवर्नमेंट तैयार कर रही है। तो गवर्नमेंट में तो सारे लोग नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्यों दिया जा रहा है? इसमें कई सारे ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ से रिलेटेड है, जो कि एक्चुअली लेजिस्लेचर को बनाना चाहिए था। जैसे कि इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड ऑफ द ले ऑफ, जब भी कोई जो इंडस्ट्री है वो किसी बंदे को ले ऑफ करती है, ले ऑफ क्या होता है ये मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, वो देख लेना, बहुत जरूरी है, सीक्वेंस में देखना। ले ऑफ मतलब होता है कि मान लो मैं एक इंडस्ट्री हूँ ABC और मैंने एक बंदे को निकाल दिया पर्टिकुलर टाइम के लिए, हो सकता है फिर से मैं उसको भर्ती कर लूँ, तो वो होता है ले ऑफ। मैंने उसको हटा दिया तो उससे रिलेटेड जो उसका थ्रेशोल्ड है कि कौन से कंपनी ले ऑफ कर सकते हैं कि नहीं, वो पावर आपने दे दिया सीधे गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब एग्जीक्यूटिव के हाथ में। ये तो लॉ में ही लिखा होना चाहिए ना, लेकिन आपने इस एक्ट में प्रोविजन दे दिया, गवर्नमेंट चाहे तो ले ऑफ से रिलेटेड क्लोजर हो जाता है किसी पर्टिकुलर कंपनी का, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन, या फिर आरटी का मतलब है रिट्रेच कर दिया जाता है। रिट्रेचमेंट होता है, रिट्रेंचमेंट जो होता है उसका मतलब है छटनी करना, रिट्रेचमेंट का ही आरटी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, छटनी करना। हम मान लो एक कंपनी है यहाँ पे ABC, ये छटनी कर देती है कुछ अपने पर्टिकुलर एम्प्लॉइज की, तो उस केस में उनको क्या कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे रिलेटेड जो पावर है थ्रेशोल्ड से रिलेटेड, उसमें भी इंक्रीज करने का पावर दिया गया है गवर्नमेंट को। ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ये एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इनफैक्ट जो कहीं ना कहीं थ्रेशोल्ड रिलेटेड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स टू द इस्टेब्लिशमेंट, ये देखो SSS यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मतलब जगह बचाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, बोल रहा हूँ सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है इस्टेब्लिशमेंट यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री, ठीक है, इन पे लागू करने के लिए भी जो थ्रेशोल्ड है वो भी गवर्नमेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में उसको आगे पीछे कर सकती है, आगे ही करेगी, पीछे तो क्या करेगी, ठीक है। एंड अगर बात करें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड वर्किंग कंडीशन की, तो उसको भी स्पेसिफाई कर सकती है गवर्नमेंट। मतलब कि मान लो एक कंपनी है, फिर से समझो ABC, इसको क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड या फिर क्या वर्किंग कंडीशन अपने एम्प्लॉयज के लिए रखना है, उसको भी स्पेसिफाई करने का पावर गवर्नमेंट को दे दिया। अरे भाई सीधा लॉ में लिख दो ना, गवर्नमेंट को ये पावर देने की क्या जरूरत हो सकता है ये ABC गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर ले, अंबानी अडानी इस टाइप के लोग अगर इन्फ्लुएंस कर ले तो फिर क्या होगा, है ना। उस केस में पावर ज्यादा अगर लेजिस्लेचर को दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। आगे बढ़ते हैं। अगला जो इशू है वो रिलेटेड है पावर टू एग्जेम्प्ट एस्टेब्लिशमेंट। कुछ एस्टेब्लिशमेंट को बाहर रखा गया है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आया है, उसके जो प्रावधान है उसमें चाहे तो सरकार कुछ एस्टेब्लिशमेंट को बाहर रख सकती है इस पर्टिकुलर कोड के प्रोविजन से। अब ये बात समझो, क्यों भाई, क्या जरूरत है कुछ इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट करने की, क्यों जरूरत पड़ी है? बोला कि मतलब जो नई कुछ इंडस्ट्री आएंगी या फिर क्लास ऑफ इंडस्ट्री कुछ नई आती हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में होंगी, पब्लिक इंटरेस्ट की ये कंपनियां हैं अगर मान लो, तो उसमें इतने कड़े प्रावधान नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो भाई कड़े प्रावधान हैं तो फिर जरूरी थोड़ी कि आप स्टैंडर्ड को ही आप नीचे ला दोगे। आप ये भी तो सोचना पड़ेगा ना आपको कि मतलब किसी एम्प्लॉय का ले ऑफ होता है ना, या फिर किसी क्लोजर हो जाती कंपनी को, तो उस केस में वो एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे, उनके बारे में भी तो सोचो। खाली आप
पब्लिक इंटरेस्ट बोल के और पब्लिक को ही कष्ट नहीं दे सकते ना। तो ये भी एक इशू है। ये मैंने आपको जो इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला कोड पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ कंपनियों को, जो नई कंपनियां आएगी, नई एस्टेब्लिशमेंट, उनको बाहर कर सकती है। वो प्रावधान जो है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन के, उन पे पार्टिकुलर लागू नहीं होंगे अगर सरकार चाहे तो। किस लिए? ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में वो एक हवाला दे देगी सरकार की पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा एग्जेम्पशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड फॉर द कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ये ओएस कोड मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड है। देखो अब ये पॉइंट समझो, कुछ ऐसी जो इस्टेब्लिशमेंट्स होंगी, कुछ ऐसी इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि कंपनियां होंगी या फिर इंडस्ट्रीज होंगी जिनको सरकार चाहे तो इसके प्रावधान, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला जो कोड का जो प्रावधान है उससे बाहर कर सकती है फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। ये भी प्रावधान लाया गया है। ये क्यों जरूरी है मुझे पता नहीं चलता है। इसका कुछ लॉजिक तो दिया है इन्होंने, मैं बता देता हूँ आपको। ये लॉजिक इन्होंने ये दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंपनियां आएंगी जो हो सकता है कि पब्लिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा करेंगी, तो उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो हो सकता है कि उन पे अगर लादा जाए ये कोड तो हो सकता है वो फिर आगे ग्रो ना करें। तो ऐसी कंपनियों को स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बाहर रखा जा सकता है इस पर्टिकुलर कोड से, ठीक है। इस पर्टिकुलर कोड से बाहर रखा जा सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप कंपैरेटिव व्यू में देखो तो जो 1948 वाला जो एक्ट था, फैक्ट्री एक्ट जिसको बोलते हैं, फैक्ट्री एक्ट, इससे रिलेटेड उसमें क्या प्रावधान था ये देख लो। उसमें बोला गया था कि उसमें भी एग्जेम्पशन था, लेकिन ओनली फॉर द वैसी कंपनियां जो कि पब्लिक इमरजेंसी में काम कर रही हैं, उनके लिए ही एग्जेम्पशन था। ओनली फॉर 3 मंथ्स के लिए उनके लिए एग्जेम्पशन था, बाकी किसी के लिए नहीं था, ठीक है। इसके अलावा एक और इसमें एग्जेम्पशन दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट अब क्या कर सकती है, इसको एक पावर दिया गया है ताकि एग्जेम्प्ट कर सके किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या फिर इंडस्ट्री को इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर उसका मोटो है और एम्प्लॉयमेंट वो अगर वो ज़्यादा देती है तो उसको वो एग्जेम्प्ट कर सकती है इस पर्टिकुलर आईआर कोड के प्रोविजन से। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर दे दिया गया है। मतलब बहुत सारा पावर एग्जेम्पशन से रिलेटेड दिया गया। तो यार स्टेट गवर्नमेंट को क्यों एग्जेम्पशन देने का पावर है? इसमें एक पर्टिकुलर इसमें डिस्कशन हुआ था, तो उसमें बोला गया था कि आप एग्जेम्पशन देते हो तो वो एग्जेम्पशन का लॉजिक क्या है। तो बोला गया कि देखो भाई, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो जिन पे अगर ज़्यादा कोड वगैरह लाद दिया जाए, ज़्यादा उन पे फॉलो करने के लिए ज़्यादा कुछ नियम बना दिया जाए तो वो ग्रो नहीं करेंगी, और वो ग्रो नहीं करेंगी तो हो सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो, इसलिए ये जरूरी है। लेकिन राजस्थान का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ये 10 और 20 वर्कर का जो प्रावधान है कि भाई अगर इंडस्ट्रियल कोड उनके ऊपर लागू करना है तो 10 वर्कर होने चाहिए, 20 वर्कर होने चाहिए। इसका ये जो लिमिट था इन्होंने 20 से 40 कर दिया, ठीक है। 20 से 40 कर दिया राजस्थान ने, 20 से 40 कर दिया। तो ये इसमें लॉजिक क्या दिया गया, राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला कि 10 वर्कर का जो प्रावधान है कि 10 से ज़्यादा होंगे तो वो फिर हो सकता वो उनको ये सब पर्टिकुलर नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा, कोड ऑन आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन फॉलो करना पड़ेगा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी उनको फॉलो करना। इस वजह से ये क्या करते थे, ज़्यादातर ग्रो ही नहीं करते थे, ज़्यादा मैन पावर एम्प्लॉय ही नहीं करते थे। और ये उनको मालूम था कि अगर ये कोड लग गया तो हमारे ऊपर इंस्पेक्शन आएगा, लोग आके चेक करेंगे कि हमारे पास सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है, हम सोशल सिक्योरिटी देते हैं कि नहीं। तो ये प्रोहिबिट कर रही थी ग्रोथ। और ऐसा देखा गया कि राजस्थान में जब से ये इंक्रीज किया गया है, 20 और 40 किया गया है, तब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, अब जो छोटी कंपनियां थी वो अब थोड़ा बड़ा कर रही हैं अपने आप को, देख रही है कि 20 तक भाई लिमिट है तो चलो ठीक है 20 तक है, तो हमारे पास अगर 20 तक भी रखेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी ऐसा चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं आएगा जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के कोड से रिलेटेड हो या फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड हो। तो ये फायदेमंद चीज़ है। तो कम करके रखने से कोई फायदा नहीं है, बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सर्टेन वर्कर्स नॉट कवर्ड, तो कहा जाता है कि इन पार्टिकुलर बिल्स में, इन कोड्स में कुछ वर्कर्स कवर नहीं किए गए इनके प्रोविजंस में। जैसे कि अगर बात करें कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, देखो ये कोड जो है इसका मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है ये 2020, ठीक है 2020। इसमें बोला गया कि 20 या 20 से ज़्यादा अगर वर्कर होंगे तभी उनको पार्टिकुलर उसके ऊपर जो है इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस कोड लगेगा या फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वेलफेयर जो स्कीम है वो लगेगा, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वाला जो कोड है तभी लागू होगा, यानी कि 20 से नीचे वालों पे नहीं लागू होगा, 20 से नीचे वालों पे नहीं लागू होगा, है ना। तो ये कुछ वर्कर जो है जहाँ पे 20 से नीचे वाले कंपनी में काम कर रहे होंगे, जैसे मान लो कि एक ABC कंपनी है, 17 बंदों को एम्प्लॉय करके रखी है, तो इनको तो ये प्रावधान से बाहर कर दिया आपने, सर्टेन वर्कर्स नॉट कवर्ड, है ना। यहाँ पे ये वाला प्रोविजन तो इनके लगेगा ही नहीं, तो आप बाहर कर दिया आपने। इसके अलावा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में भी वही प्रोविजन है 10 या 20 वाला, तो इनको भी इससे नीचे वाले वर्कर को आपने बाहर कर दिया। ये भी एक इशू है इन सारे कोड का। अब हम लोग जो इशू की बात कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिक बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले कोड में क्या क्या इशूज हैं। द IR कोड जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2020 वाला, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है मैंने आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं उसमें क्या क्या इश्यूज है। तो अब देखो यहाँ पे स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को डिफिकल्ट बना दिया गया फॉर ऑल द एस्टेब्लिशमेंट। कहने का मतलब है कि पहले का जो एक्ट था, जिसको कई सारे एक्ट को एमालगमेट करके हमने IR कोड बनाया, उसमें से एक एक्ट था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसमें बोला गया था कि वैसी कंपनियां जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में काम करती हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वैसी यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं जिनका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है समाज में, जैसे कि वाटर, जैसे कि रेलवे, ऐसे सारी जो इस्टेब्लिशमेंट है जो इनसे रिलेटेड काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कही जाती हैं। बोला कि यहाँ पे अगर स्ट्राइक करना है तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। और अगर मान लो कि पार्टिकुलर कंपनी जो है इन सारे सर्विस से रिलेटेड, वो अगर लॉकआउट करना चाहे, मतलब बंद करना चाहे, तब भी उसको कुछ नोटिस वगैरह देना पड़ेगा। ऐसा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। लेकिन जब ये एमालगमेट कर दिया, सबको मिला के IR कोड 2020 बनाया गया, तो इसमें बोला गया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो कहीं PUS मतलब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में काम कर रही हो या नहीं कर रही हो, कोई भी अगर इंडस्ट्री है वो सब पे लागू होगा कि स्ट्राइक वो लोग इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, लॉकआउट भी इतनी आसानी से होगा नहीं। इसके लिए कुछ कंडीशन दिए गए हैं, वो IR कोड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, रेफरेंस के लिए आप देख लेना। थोड़ा मोड़ा मैं बता देता हूँ कि मान लो अगर स्ट्राइक करना है, अगर किसी वर्कर को, वर्कर मान लो डिस्प्यूट में आ जाता है, ट्रेड यूनियन, वर्कर तो नहीं, ट्रेड यूनियन अगर डिस्प्यूट हो जाता है मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे हो गया इंडस्ट्रियल के जो लोग होते हैं हायर टर्म पे, ठीक है, वो मैनेजमेंट के साथ अगर ट्रेड यूनियन का डिस्प्यूट हो गया तो वो क्या करेंगे, स्ट्राइक की डिमांड करेंगे। लेकिन स्ट्राइक तभी लगेगा जब 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा बिफोर स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक मतलब आज ही नोटिस देके आज ही स्ट्राइक नहीं कर सकते, आज नोटिस दिया तो 14 दिन बाद ही आप स्ट्राइक करोगे, ये कंडीशन लगा दिया गया है, ठीक है। सेम कंडीशन लॉकआउट के लिए भी लगा हुआ है कि लॉकआउट अगर करना है तो नोटिस देना पड़ेगा उसके 14 दिन के अंदर। इसके अलावा भी इसमें भी कई सारे प्रावधान है। अगर मान लो कि कंसिलिएशन ऑफिसर के पास ये पड़ा हुआ है तो उसमें क्या होगा, ट्रिब्यूनल में ये पड़ा हुआ है, लेबर कोर्ट में मामला है तब क्या होगा, ये सब मैंने IR कोड में बताया है। मतलब स्ट्राइक ओवरऑल और लॉकआउट डिफिकल्ट बना दिया गया है। तो मेरी सारी वीडियोस देखना जरूरी है, मैं हर चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है पावर टू गवर्नमेंट टू मॉडिफाई और रिजेक्ट द ट्रिब्यूनल अवार्ड। अब क्या है कि गवर्नमेंट को इतना पावर दिया गया है कि जो भी पहले क्या होता था कि मान लो कोई इशू हो गया, एम्प्लॉयर मतलब मैनेजमेंट और इम्प्लॉइज के बीच में, इम्प्लॉइज में यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड यूनियन, ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट। अगर मान लो इन दोनों के बीच में विवाद हो गया और ये मामला चला गया ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल के पास चला गया, तो ट्रिब्यूनल इस पे अवार्ड देती थी, ट्रिब्यूनल डिसाइड करती थी। वो अवार्ड देने के 30 दिन बाद, मान लो एक डेट को अवार्ड दिया गया, उसके 30 दिन बाद इसको इन्फोर्स करना कंपलसरी हो जाता था, तो 30 दिन का लेवरेज दिया जाता था। अब सरकार चाहे तो इस 30 दिन वाले क्राइटेरिया को एक्सटेंड कर सकती है
ऑन पब्लिक ग्राउंड्स बोल के कि भाई नेशनल इकोनॉमी पे अफेक्ट करेगा, सोशल जस्टिस पे अफेक्ट करेगा, ये बोल के ये 30 दिन वाले क्राइटेरिया को एक्सटेंड किया जा सकता है। पहला तो ये। दूसरा ये कि मान लो ये ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया हुआ है, तो यार ट्रिब्यूनल तो एक मतलब जस्टिसिएबल बॉडी है, इस अवार्ड को भी मॉडिफाई या फिर रिजेक्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। मतलब मान लो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पार्टिकुलर विवाद में पार्टी हो, सीपीएसयू है कोई, तो यहाँ पे सीपीएसयू का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना, वर्सेज एम्प्लॉयज हो जाता है ट्रेड यूनियन यहाँ पे विवाद हो गया। इस केस में मान लो ये मैटर गया ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल ने कुछ अवार्ड दिया और उस अवार्ड को चाहे तो मॉडिफाई कर सकती है गवर्नमेंट या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। ये प्रावधान इसमें दिया गया है, ठीक है, जो कि एक कहीं ना कहीं ये एक गलत चीज है कि भाई एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी को ओवर रूल कर रही है ना। पॉलिटी पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। ट्रिब्यूनल तो जुडिशरी बॉडी है और एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? सरकार। तो जो ट्रिब्यूनल बोल रही है उसको ओवर रूल कर रही है एग्जीक्यूटिव, तो ये तो गलत है, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, हेंस अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है कि जो प्रोविजन एक और दिया गया है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ नेगोशिएशन काउंसिल में भी रेस्ट्रिक्टेड। कहने का मतलब है कि इस कोड में मैंने आपको पढ़ाया ही है कि एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि एक कंपनी है ABC, ठीक है, और इसका विवाद किसी पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन के साथ हो जाता है, ठीक है, ट्रेड यूनियन के साथ हो जाता है और मैटर को नेगोशिएशन से डील करना ये दोनों चाहते हैं। इस केस में एक और कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक ट्रेड यूनियन नहीं है, मान लो 2 या 3 ट्रेड यूनियन है, 2 या 2 से ज्यादा है। मान लो यहाँ पे 4 ट्रेड यूनियन है। एक एग्जाम्पल से समझो, बड़े आसानी से समझाऊंगा। 4 A, B, C और छोटा वाला D, ये सब 4 मान लो ट्रेड यूनियन से। इसकी जो संख्या है, इसमें जो परसेंटेज है वर्कर्स का जो कि ABC में काम करते हैं, वो लगभग मान लो कि 52% है। यहाँ पे 20% है, यहाँ पे भी यहाँ पे 17% है और समाव अब जोड़ लो कितना बचा, 10% बच रहा है, 11% के आसपास यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना 100% होगा ना। आई थिंक होना चाहिए 72, 78, 79, हाँ हो गया, ठीक है, 100%। तो ये ऐसे परसेंटेज वाइज मतलब कि इस पर्टिकुलर ABC में काम करने वाले लोगों में से 52% लोग इस ट्रेड यूनियन के हैं, छोटे वाले A के ट्रेड यूनियन के। इसके बाद ये 20% लोग पर्टिकुलर इससे हैं और 17% लोग C से हैं और D में टोटल 11% लोग वैसे हैं जो कि ABC कंपनी में काम करते हैं। अब कौन सोल नेगोशिएटर बनेगा? तो इस केस में बोला गया, इस पर्टिकुलर एक्ट में, इस पर्टिकुलर कोड में जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इसमें बोला गया है कि जिसका 50% से ज्यादा एम्प्लॉई अगर काम करता है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो वही होगी सोल नेगोशिएटिंग यूनिट हो गया, ठीक है। अब आपको सोल नेगोशिएटिंग यूनिट समझ में आया। लेकिन बोला गया कि मान लो ऐसा कंडीशन आ गया कि 4 ट्रेड यूनियन है, समझो फिर से, एक में है 40%, दूसरे में है 22%, तीसरे में है अगेन 22% और चौथे में है 18%। तो बोला गया कि इसमें कौन सा जो होगा वो सोल नेगोशिएटिंग यूनिट होगा। तो सोल नेगोशिएटिंग तो कोई नहीं होगा, बिकॉज 50% से ज्यादा तो किसी में नहीं है, तो क्या नेगोशिएशन होगा ही नहीं होगा। एक बनाया जाएगा उसके लिए नेगोशिएशन काउंसिल में मतलब इन सभी के मेंबर होंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दिया कि 20% से अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन में कम है वर्कर, तो वो उससे आउट हो जाएगा, मतलब कि इस नेगोशिएशन काउंसिल में उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इस केस में D पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो भाई क्यों ऐसा, क्यों? ये क्या एम्प्लॉयज नहीं है, इनको क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए? इसके बोला कि इसके रेशियो से हम ले लेंगे, इन्हीं के रेशियो से हम लोग भर लेंगे इसके नेगोशिएशन काउंसिल को, इनको छोड़ो गोली मारो, मतलब 20% होना चाहिए। जबकि 2019 वाला जो बिल था उसमें बोला गया था कि 10% होना चाहिए मिनिमम, मतलब 10% भी है अगर एम्प्लॉय की संख्या, तो वो पार्टिसिपेट करेगा सोल नेगोशिएटिंग यूनिट में। इसका मतलब कि ये भी वायलेशन है। एक और चीज यहाँ पे इससे एडिशनल जानकारी बता दूं कि जब एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर होती है तो उसके लिए पर्टिकुलर
एक एक्ट है, उस एक्ट के प्रोविजन के द्वारा ये लोग ट्रेड यूनियन को मान्यता दी जाती है। तो उसमें बोला गया है कि 10% एटलीस्ट आपका, कोई भी अगर मान लो कंपनी है, ABC ही ले लो, यहाँ पे कंपनी है, इसमें अगर आपका 10% एम्प्लॉय से कम है तो आप ट्रेड यूनियन नहीं माने जाओगे, या फिर 100 एम्प्लॉय से कम है तो विच एवर इज लेस, मतलब कि 100 हो तब भी हो जाएगा, या फिर 10% से ज़्यादा हो तब भी हो जाएगा, विच एवर इज लेस, ठीक है, विच एवर इज लेस। तो बोला यार यहाँ पे 10% में आप ट्रेड यूनियन मान लेते हो, वहाँ पे बोल रहे हो कि ट्रेड यूनियन नेगोशिएटिंग काउंसिल का पार्ट नहीं होगी, उसके लिए 20% एम्प्लॉय होना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये भी एक इशू है। इसके अलावा प्रोविजंस ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, अब ये क्या है, अभी जो नया वाला कोड आया है उसमें बोला गया है कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, एक एम्प्लॉयमेंट नया तरीका बनाया जाएगा, जैसे कि एक परमानेंट होते थे पहले और कॉन्ट्रेक्चुअल होते थे, अब बोला है फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट वाले भी लोग होंगे। अब ये फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट वाले वैसे लोग होंगे जो कि मान लो मैं एक कंपनी हूँ ABC, अगेन इसी कंपनी के एग्जांपल समझो, और मुझे पता है कि मेरा काम है कुछ 10 बंदों का लगभग 5 साल काम करेंगे तो हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं चुनूंगा, मैं कहूँगा कि 5 साल के लिए मैं चुन लेता हूँ, और इसको चुनूंगा मैं इस रूट से, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट वाले रूट से, ठीक है, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट वाले रूट से। लेकिन फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट के कुछ अलग फायदे और घाटे हैं। इसके कुछ फायदे हैं, जैसे कि ये अलाउ करता है एम्प्लॉयर को, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि वो हायर कर सके। इस केस में पर्टिकुलर ABC मान लो कंपनी है, तो इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अपने काम के हिसाब से वर्कर को हायर कर सकते हो, पहला बेनिफिट ये है। और दूसरा ये है कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो नेगोशिएट किया जा सकता है डायरेक्टली बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो मैं एक नीडी बंदा हूँ, मुझे 5 साल के लिए नौकरी मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, और ये भी इसको भी 5 साल के लिए चाहिए, तो हम दोनों के बीच में बात हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर की कोई जरूरत नहीं है। इसका दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये है कि इस एम्प्लॉय को जो फिक्स टर्म में जो पार्टिसिपेट करेगा उसको बहुत सारे फैसिलिटीज ऐसे मिलेंगी जो परमानेंट एम्प्लॉयज को मिलती हैं। परमानेंट एम्प्लॉयज को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि हो सकता है उसको मिल रहा है इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, तो वो भी मुझे मिल जाएगा। फिक्स्ड का ये फायदा है। लेकिन इसके घाटे भी हैं। घाटे क्या क्या है, जैसे कि नंबर 1 अगर घाटा देखा जाए तो घाटा में बोला गया है कि ये कहीं ना कहीं अनइक्वल बार्गेनिंग पावर देता है, कहीं ना कहीं ये अनइक्वल बार्गेनिंग पावर देता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर ज्यादा मजबूती स्थिति में रहता है। ये क्या कर सकता है, अगर रिन्यू करने की बात है कि मान लो कि मुझे रिन्यूअल भी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 5 साल से ज्यादा भी मुझे काम मिल जाए, तो वो रिन्यू नहीं करेगा। हो सकता है कि उसके पास उसको मतलब ज्यादा पावर है, वो मेरे साथ नाइंसाफी कर सकता है। तो अनइक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो जाता है। दूसरा एक हो सकता है कि जॉब इनसिक्योरिटी एम्प्लॉय की हो सकती है। 5 साल के लिए वो फिक्स है, उसे पता है कि 5 साल मेरा अच्छा बिहेवियर नहीं रहा तो रिन्यू नहीं करेगा, मेरा जो टर्म है हो सकता है उसको आगे ना बढ़ाए। तो इसके मन में जो एक जॉब इनसिक्योरिटी वाली भावना रहती है वो रहेगी हमेशा के लिए, और इसकी वजह से वो कोई भी काम करने को तैयार रहेगा। वो क्या है, वो कोई भी काम करने को तैयार रहेगा। अनफेयर वर्क प्रैक्टिसेस भी उससे कराया जा सकता है, जैसे कि ज़्यादा देर तक काम करना, एक्सटेंड किया जा सकता है उसके वर्किंग आवर को, है ना, बिकॉज उसके मन में लालच है कि 5 साल से ज़्यादा भी तक मुझे काम करना है। ये भी एक ड्रॉबैक है इसका। अच्छा, इसमें एक और ड्रॉबैक है। इसमें बोला गया है कि मतलब फिक्स टर्म वाले एम्प्लॉयमेंट में कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्क नहीं दिया जाता है, कि आपको ऐसा नहीं कि बोल दिया जाएगा शुरू में कि आपको यही काम करना है। आपसे कोई सा भी काम कराया जा सकता है, स्पेसिफिक वर्क नहीं बताया जाता है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। अब जो अगला पॉइंट है, इसमें लास्ट पॉइंट है, सिविल कोर्ट आर बेयर्ड फ्रॉम हियरिंग मैटर्स अंडर द कोड। तो ये जो कोड है ना, इसमें जो भी डिस्प्यूट होता है तो आपको पता है कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर जिसको लेबर कोर्ट कहते हैं उसके पास मामला जाता है, और उसके पास मामला जाता है, और लेकिन इसको सिविल कोर्ट में नहीं जाने देते हैं। एक मैक्सिमम पावर दिया गया है, वो ये पावर है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मान लो होता है कोई, ठीक है, मान लो एक कंडीशन समझो, इस कंडीशन से मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक ABC कंपनी है, यहाँ पे एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर आया। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मैंने बताया था आपको क्या होता है। ये ऐसा इंस्पेक्टर होता है जो आके चेक करता है कि ये जो पर्टिकुलर कोड के जो नियम है वो फॉलो कर रही है कि नहीं कंपनी। मान लो इस इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को मिला कि भाई ये कंपनी उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो ये इस पे पेनाल्टी लाद देगा। पेनाल्टी लादने के बाद इस पर्टिकुलर
एबीसी वाला जो बंदा है ये देखेगा कि नहीं भाई ये तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, ये बोलेगा कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाऊंगा। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में मामला गया और वहां से कोई वर्डिक्ट आया, इससे भी ये खुश नहीं है एबीसी कंपनी वाला, फिर ये क्या करेगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, मैक्सिमम इतना ही इसको मिल सकता है, लेकिन लोअर लेवल कोर्ट पे नहीं जा सकता, ये सिविल कोर्ट्स वगैरह में नहीं जा सकता। ठीक है, ये बेयर किया गया है, तो ये एक इशू है, इस सिविल कोर्ट में भी जाने का एक इसको राइट देना चाहिए था, ये इसको नहीं मिला है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इतना बहुत है आपके लिए, इसमें इश्यूज से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं ये आपसे सीधा सवाल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास था, है ना। इसके अलावा मैं कुछ और आपको जानकारी दे देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी जानकारी है। अब मैं आपको कुछ ये जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने बोले थे ना, फिक्स्ड जैसे था, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय, और इसके अलावा परमानेंट एम्प्लॉय, और इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इनका डिफिनीशन क्या है आप समझ लो, आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले जो एम्प्लॉय होते हैं उनका जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, यहाँ पे अगर लिख दे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनका जो होता है अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे रिटन कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले में रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये जो बातचीत होती है जो भी, वो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं, मेरे अंदर 20 लेबर है, तो ये लेबर और मेरे कंपनी के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी के बीच में बातचीत पे एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है इसमें, और इन दोनों में होता है। इसके अलावा ये लोग पेरोल में रहते हैं, मतलब जो कंपनी का पेरोल है, पेरोल का मतलब है कि मतलब उसका जो पेमेंट के रोल में रहना, वो पेरोल में ये लोग एम्प्लॉय रहेंगे, यहाँ पे भी पेरोल में ये लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग पेरोल पे के पार्ट नहीं होते हैं, इनको दहाड़ी टाइप मिलती है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर फर्दर इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये तो हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा है ना। इसके अलावा इसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत डायरेक्ट इसमें भी बात हो जाता है। ठीक है, अब देखो टर्म की बात करें कि टर्म कितने साल के लिए होते हैं ये, तो ये यहाँ पे जो फिक्स टर्म वाला होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टिपुलेटेड टाइम के लिए होता है, मतलब कोई भी टाइम जो जितने टाइम के लिए मुझे चाहिए था उतने टाइम के लिए मैंने हायर कर लिया उसको। और एम्प्लॉयमेंट जो है इसका लैप्स कर जाता है आफ्टर दिस फिक्स टर्म, जो स्टिपुलेटेड टर्म है उसके फिक्स टर्म के बाद इसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, या फिर रिन्यू भी हो सकता है, रिन्यूअल के चांस हो सकते हैं, रिन्यू भी हो सकता है, अगर हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, रिन्यू हो सकता है नहीं भी हो सकता है। इसमें जो रिट्रेंचमेंट मान लो करना है, रिट्रेंचमेंट अगर इसका करना है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, तो इसके लिए कोई नोटिस की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस की कोई जरूरत नहीं है फिक्स टर्म वाले एम्प्लॉयमेंट में। यहाँ पे क्या होता है, ये परमानेंट बेसिस होते हैं, इनका कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है कि भाई 5 साल रखना है, 10 ये परमानेंट जब तक भाई काम कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर नियम बना दिया कि मतलब 60 साल तक काम करेगा, 50 साल तक, उस तरह परमानेंट नेचर के होते हैं। ठीक है, कोई 5 साल 7 साल के लिए नहीं आते हैं ये। एंड इनमें जो टर्मिनेशन होता है रिट्रेचमेंट के थ्रू या फिर कैसे भी इनकी नौकरी अगर जाती है तो इनको पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। इस केस में नौकरी जाएगी, नोटिस नहीं दिया जाएगा। इस केस में टर्मिनेशन होता है थ्रू क्लोजर या फिर थ्रू रिट्रेचमेंट, ले ऑफ, कुछ भी होता है तो नोटिस मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के बार्गेनिंग पावर वर्सेस अपना जो कंपनी है या फिर इंडस्ट्री, उसके बीच में है, लेबर से कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, ये टर्म हो गया। अब नेचर ऑफ वर्क देख लेते हैं, लास्ट वाला, नेचर ऑफ वर्क क्या है दोनों का, ये भी समझ लो। यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड, इससे कोई सा भी काम कराया जा सकता है, नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पे रूटीन वर्क कराया जाता है, आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है, हायर्ड फॉर रूटीन वर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट में भी प्रोहिबिटेड इन सर्टेन केसेस इफ सिमिलर वर्क इज कैरिड आउट बाय रेगुलर वर्कमैन। यहाँ पे क्या है, मान लो ये लोग रेगुलर वर्कमैन है, ये कुछ काम कर रहे हैं, वही काम क्या है कॉन्ट्रैक्ट लेबर से कराया जाएगा तो नहीं कराया जाएगा। तो इन सब को छोड़ के, इन काम को छोड़ के बाकी काम में ये लोग एम्प्लॉय किए जाएंगे,
तो ये था डिफिनीशन ब्रॉडली इसके बारे में, जरूरी है ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार एक लाइक तो बनता है। तुम लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, दिस इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। दिस इज व्हाट आई गेट आफ्टर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। तुम्हारे लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए मैं तड़पता हूँ। ये कर दिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।